स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि बहुत प्यारा सा लाइन है, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं मोशन, गति। ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर माना जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत जरूरी भी है। ठीक है, आधे से ज्यादा फिजिक्स हमारा मोशन पर खत्म हो गया। बोल सकते हैं कि न्यूटन, सर आइजक न्यूटन के 3 लॉ दिए थे मोशन से रिगार्डिंग, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 लॉ से हमारा आधे से ज्यादा फिजिक्स खत्म हो जाता है। 70% फिजिक्स ये 3 लॉ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मोशन है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ये आप लोग के लिए एसएससी, रेलवे, ठीक है, अदर या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो प्लीज बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है मोशन। क्या है? मोशन। तो मोशन के रिगार्डिंग जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, मोशन के रिगार्डिंग जो भी मुख्य पॉइंट्स होंगे उसे हम लोग आज कवर करेंगे। तो गति जनरली होता क्या है, जो देखिएगा ध्यान से, गति जो होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे गति के लिए हम लोग एक डिफिनेशन बता सकते हैं कि गति में, जैसे कोई भी वस्तु गति में कब होगा या गति में उसे कैसे कर सकते हैं, जब उसके स्थान में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, दूसरे वस्तु की अपेक्षा उसके स्थान में परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है, गति में है। तो वस्तु गति में कब रहेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, ए से किसी वस्तु को, जैसे गति मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए है और यहां से आपका पॉइंट ये बी आ गया। ठीक है ना, यहां से किसी ऑब्जेक्ट या कोई मनुष्य, क्या कोई मनुष्य यहां से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा बी की तरफ, तो हम कहेंगे कि वस्तु में क्या है, गति। ठीक है ना, तो वस्तु गति कहने का मतलब होता है कि स्थान में परिवर्तन करना। ठीक है, जब तक उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम उसे गति नहीं कहेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, गति जो होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो क्या देखते हैं कि ट्रेन में, यानी विंडो के बाहर जब हम देखते हैं तो विंडो के बाहर जितने सारे पेड़ पौधे, जितने सारे आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपके रिस्पेक्ट में गति करते हैं, आपके रिस्पेक्ट में वो ट्रेवल करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि वो पेड़ ट्रेवल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ ट्रेवल कर रहा है, पेड़ नहीं बल्कि आप ट्रेवल कर रहे हो। पेड़ जहां है वहीं है। ठीक है ना, तो पेड़ ट्रैवल नहीं कर रहा, लेकिन हमें लगता क्या है कि वो गति कर रहा है। तो कैसे? वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में गति कर रहा है ना, ट्रेन के रिस्पेक्ट में गति कर रहा है, यानी गति का सबसे पहला ऐसे बोल सकते हैं कि गति किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब जैसे देख लेते हैं कि ट्रेन में हमने देखा कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो पेड़ पौधे गति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बाहर में यदि कोई मनुष्य, यानी कि इस ट्रेन के बाहर मान लेते हैं हमारा ट्रेन है, ट्रेन का ये विंडो था, इसमें से हमने देखा कोई वस्तु, यहाँ पर कोई मनुष्य बैठा हुआ था, तो हमने देखा, कंसीडर किया कि जो बाहर में आपके ट्री वगैरह थे, पेड़ पौधे थे, मनुष्य थे, जो भी थे ऑब्जेक्ट थे, उससे देखा कि वो ट्रैवल कर रहे हैं एक स्थान से, यानी कि उससे दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब बाहर में कोई मनुष्य, कोई ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है ना, कोई मनुष्य, कोई आदमी दे देते, यहाँ पे कुछ और आदमी दे देते, यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है। अब देखिएगा क्या कि इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये हमारा ट्रेन गति कर रहा है, या जो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति वो गति कर रहा है। तो गति का सबसे पहला सेंस आपका ये आ सकता है कि गति जब भी करेगा तो स्थान में परिवर्तन होगा, यानी उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन होगा। किसके सापेक्ष? पहले वस्तु के सापेक्ष, या वहां पर कुछ वस्तु रखा हो उसके सापेक्ष। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो वस्तु गति करेगा तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में गति करेगा। कोई दिक्कत? किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही गति करेगा, अपने आप तो वो गति करेगा नहीं। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट, एक दो मनुष्य दे दिया, एक मनुष्य यहाँ पे है पहला, या बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जब ये गति करेगा तो इससे दूर चला जाए, तो कहने का मतलब है कि इसके सापेक्ष में पहला वस्तु गति किया। जब वस्तु किसी ना किसी के रिलेशन या किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही गति करेगा, तो मोशन विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना, मोशन कभी भी होगा तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं मोशन से और कुछ तथ्य को। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिएगा। अब देखिए, मोशन से कहने का मतलब नहीं, मोशन में बहुत सारे बात आ जाते हैं। जैसे पहला हम लोग देख सकते हैं मोशन में क्या आता है, मोशन में आता है हमारा आ जाएगा क्या, चाल आ जाएगा,
है ना, चाल आएगा, फिर वेग आ जाता है, फिर विस्थापन आ जाता है, विस्थापन आ जाता है, ठीक है ना, क्या आ जाता है, विस्थापन। फिर से जान लेते हैं, चाल आ सकता है, वेग आ सकता है, विस्थापन आ सकता है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखिएगा गति में क्या होता है ट्रेवल, चाहे तो आपका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चाल और वेग के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक यहां पर बिंदु ए रखा था, यहां पर मैंने एक बिंदु बी रखा था ना, यहाँ पे एक मनुष्य था वो ट्रैवल किया था, एक मनुष्य यहां से ट्रैवल किया था, जब ट्रैवल किया था ए से कहां ट्रैवल किया था, बी की तरफ ट्रैवल किया था। जब ए से बी की तरफ उसने ट्रैवल किया था तो क्या किया था, यहां स्थान में परिवर्तन हुआ था, किसके सापेक्ष, वस्तु ए के सापेक्ष, ए बिंदु के सापेक्ष। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर देखिए कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस मेंटेन किया होगा, तो सबसे पहले डिस्टेंस भी मेंटेन किया और डिस्प्लेसमेंट भी मेंटेन किया। यहां से आपका दो चीज आ सकता है, दो बातें आ सकती हैं, एक डिस्टेंस पहला, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब एक आपका आ जाएगा दूरी, दूसरा आपका आ जाएगा विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दूरी और विस्थापन, चाल और वेग के बारे में हम लोग थोड़े समय या अभी भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए आपको हम सबसे पहले समझा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लीजिएगा, ठीक है ना, दूरी और दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या आ जाता है आपका मोशन में। सबसे पहला आपका आ जाएगा दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। उसके बाद आपका आ जाएगा विस्थापन, क्या आ जाएगा, विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, विस्थापन। अब देखिएगा दूरी क्या होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा एक बिंदु ए, आपको 9th क्लास में भी यही आपका एग्जांपल के थ्रू समझाया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा बिंदु ए आ गया, ये बिंदु बी आ गया, इस बिंदु को हमने होम मान लिया, घर मान लिया, ठीक है ना, ये हमारा ए था और ये 10 मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हमारा स्कूल हो गया, ठीक है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए यहां से एक पर्टिकुलर रास्ता मैंने चुन लिया, इस तरह से गया, ठीक है, इस तरह से आकर आ गया कहां तक, बिंदु बी तक, ठीक है ना, स्कूल तक। अब थोड़ा सा देखिए क्या हम लोग समझेंगे, जब यहां से डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर रास्ता तय करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको इस फॉर्म में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप कहां पहुंचिएगा, बिंदु बी तक पहुंचिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से आप देख सकते हैं कि ए से बिंदु बी तक, यानी कोई भी लड़के, कोई भी यहाँ पर आपका स्टूडेंट आएगा, कोई भी स्टूडेंट है वो इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस आपके पर्टिकुलर रास्ते को तय करना पड़ेगा, तब वहां बिंदु बी तक या स्कूल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो स्कूल तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को ट्रैवल करना पड़ेगा, वही तो ये जो आपका कहलाएगा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, यानी जो पर्टिकुलर रास्ता तय करता है वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी आप उड़कर चले जाइएगा, है ना, तो आप इस तरह से जब रास्ता ट्रैवल करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या रहेगा, दूरी कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। चलिए तो हम मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देखिए क्या होता है, विस्थापन आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका हो जाएगा न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं, या कह सकते हैं इसको अपने लैंग्वेज में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपका डिस्टेंस में कोई आपका डायरेक्शन नहीं होता है, बस आपको जाना है बिंदु ए से कहां तक जाना है, बी तक, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए आपका जो डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होता है। उस वहीं पे आपका आ जाइएगा, जब आपका आ जाएगा विस्थापन के बारे में बात करेंगे, तो विस्थापन में आपका आ जाता है, आपका कब आ जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाए। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं, जैसे यहीं पे हम लोग खड़ा होकर बोल देंगे क्या कि हमारा जो स्कूल है बस उस तरफ है। जैसे मैं अभी खड़ा हूं किस तरफ से, मैं मान लेते हम अभी खड़े हैं जो हमारा पश्चिम दिशा की ओर है, वेस्ट, ठीक है। यहां से मेरा जो घर है वो पूरब की ओर है, तो हम कहेंगे ना कि हाँ मेरा घर जो है यहां से ईस्ट साइड में है, ईस्ट तरफ है, पूरब की तरफ है, कितने किलोमीटर है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहां से आपको डायरेक्शन बता देगा, कब, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं बताएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा घर इस तरह सीधे तो नहीं हो सकता है,
कोई रास्ता तय करके इस तरह ऐसे घूमकर ही जाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो हम लोग सीधे नहीं चले जाएंगे अपने घर के पास, ऐसा तो रास्ता है नहीं। तो जब सीधे नहीं जाएंगे, एक पर्टिकुलर रास्ता तय करके जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। और जब हम लोग का जो न्यूनतम दूरी का मात्रा आ जाए और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ गणना करने के लिए कहे तो वहां पर डायरेक्शन के साथ में हम लोग लिखते हैं, वो आपका क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यदि आपको पूछ दे कि आपका डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु, या बोल सकते हैं आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी, या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट, शॉर्ट नहीं शॉर्टेस्ट कह सकते हैं। कहने का मतलब आपको शॉर्ट कंसीडर नहीं करना है, शॉर्टेड ही कंसीडर करना है। शॉर्ट का मतलब छोटा नहीं, आपको दम छोटा, एकदम सबसे छोटा बिंदु, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यहां से आपको बात में समझ में आ रही होगी। क्या कहेंगे, फिर से सोच लीजिएगा। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लिए थे कि दूरी क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर रास्ता तय करके आपको जाना पड़ेगा, और विस्थापन में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। और आप बोल सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, आपका जो आ जाएगा दूरी जो आपका आ जाएगा अदिश राशि होगा। ये कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। यहां से आपको याद रखना है, आपका जो दूरी है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वहीं पे आपका जो विस्थापन के बारे में बात आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन आपका सदिश राशि हो जाएगा। कौन सी राशि हो जाएगा, सदिश राशि। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि यहां पर आपको मिल चुका है डायरेक्शन। जब डायरेक्शन मिल गया है तो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वहीं आपका डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया गया है, डायरेक्शन मेंटेन नहीं है, तो आप उसको स्केलर क्वांटिटी से कंसीडर कर सकते हैं, टर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन मिल जाएगा तो सदिश हो जाएगा, डायरेक्शन आपका नहीं है तो अदिश हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे हम लोग देख लेते हैं, यहां से मान लेते हैं सपोज दैट यहां से हम लोग का यहां से पटना जाने के लिए, यहां से पटना जाने के लिए, जैसे मैं अभी गया में हूं तो गया से पटना जाना है मुझे, तो गया से पटना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो रास्ते हैं, एक आपका बाई रोड और दूसरे आपका फ्लाइट से जाएंगे। तो मान लेते हैं हमारा गया है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है आपका गया है, ठीक है ना, गया। और उसके बाद हमें पटना जाना है, कहां जाना है, पटना जाना है। तो पटना जाना है तो क्या हो जाएगा, इस पे आपके दो टाइप हो सकते हैं, दो तरीके से आप जा सकते हैं। पहला आप जा सकते हैं बाई रोड, दूसरे आप जा सकते हैं फ्लाइट से। तो पहले जा सकते हैं, जब बाई रोड आपको जाना पड़ेगा तो आपको एक पर्टिकुलर रास्ता तय करना पड़ेगा, तो आपका वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह जब आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट में प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जब न्यूनतम दूरी से तय करना हो, न्यूनतम दूरी जब तय करता हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, विस्थापन। तो यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देख लेते हैं इसके कुछ ऐसा यूनिट के बारे में। तो देखिएगा, दूरी का जो ऐसा यूनिट होता है वही विस्थापन का ऐसा यूनिट होता है। जो दूरी का ऐसा यूनिट होता है वही विस्थापन का ऐसा यूनिट होता है। जो दूरी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, तो विस्थापन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी कि इसके ऐसा यूनिट को हम किससे टर्म करेंगे, मीटर से ही टर्म करेंगे। ठीक है ना। दूरी का ऐसा यूनिट मीटर, तो विस्थापन का भी ऐसा यूनिट मीटर। यहां से आप दो चीजों को ध्यान रख सकते हैं। देखिए, दूरी का सबसे छोटा मात्रक हमने मीटर रखा था, छोटा डिस्टेंस का भी छोटा मात्रक हमने मीटर रखा है, मीटर टर्म किया। यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो दूरी का ऐसा यूनिट आप किससे टर्म कीजिएगा, मीटर से। ठीक है, आप किलोमीटर रख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे शॉर्टेस्ट बोलेगा, सबसे छोटी इकाई जो बोला जाता है वो आपका मीटर ही होगा, ना कि किलोमीटर होगा। आपकी सबसे छोटे एकदम शॉर्टेस्ट, छोटा बोल सकते हैं, छोटा जो मात्रक होगा वो आपका मीटर होगा। किलोमीटर में आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको मीटर में निकालने के लिए क्या है, तो आपको सबसे पहले वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, वहीं पे डिस्टेंस का मान आपको किलोमीटर में दे दे, आपका आंसर निकालना है, आपका क्वेश्चन रहे किलोमीटर में, आपका जो आंसर दिया रहे वो मीटर में रहे, तो सबसे पहले आपको वैल्यू को चेंज करना है। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें जो वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, आपको वैल्यू समझने में आ गया तो आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत सारे जितने भी सारे चीजें फिजिक्स, आधा से ज्यादा फिजिक्स आपको वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले आप वैल्यू को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने पढ़ लिया कि इसका ऐसा यूनिट होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है वो मीटर होता है, और सबसे बड़ा मात्रक और इससे सबसे छोटा मात्रक मीटर हो जाएगा। आपको किलोमीटर में दे देगा तो किलोमीटर में आपको ना याद करके उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीटर में
क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा मीटर में उसे। मीटर में कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे उसके, अब बताइए कि किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग 100 से उसे गुणा कर देते हैं या 10 के पावर 2 से गुणा कर देते हैं। दो कंडीशन आप समझ सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर है उसे मीटर में बदलना है, किसमें बदलना है, मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को किलोमीटर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है ना, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, इसे मीटर में बदलना है तो आप 100 से गुणा करते हैं, इसे मीटर में बदलना है 100 से गुणा करते हैं, जब 100 से गुणा करते हैं तो 2 गुणा 100 यानी हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर, सॉरी 200 मीटर। आया समझ में, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, जब किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़े तो 10 के पावर 100 लिखिए या 10 के पावर 2 लिखिए, बात तो वही आ रही है ना। तो इस तरह से आप टर्म कर सकते हैं। अब देखिएगा हम लोग चाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे आपका चाल के बारे में कुछ क्वेश्चन कैसे राइज करता है, ठीक है। तो यहां से हमने समझ लिया, बाकी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं चाल के बारे में। तो चलिए हम लोग चाल के बारे में देखते हैं, कैसे हम लोग चाल और वेग को हम लोग कंसिडर करेंगे, कैसे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो देखिए चाल जनरली होता क्या है ना, चाल जनरली होता क्या है। तो चाल के बारे में हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं, कैसे इसे जान सकते हैं, चाल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए चाल का जो आपका डेफिनेशन हो जाएगा चाल, ठीक है ना, स्पीड। स्पीड कहने का मतलब क्या, चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर आपका हो जाएगा, चाल स्पीड इज इक्वल टू दूरी डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। इस तरह से हम लोग टर्म कर सकते हैं ना, चाल बराबर का दूरी बटा समय। वहीं आपका विस्थापन के बारे में कोई पूछ दे तो विस्थापन, वेलोसिटी, वेग बराबर आपका वेलोसिटी, विस्थापन नहीं वेलोसिटी, वेग बराबर आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टाइम, तो हम बोल सकते हैं टाइम। वहीं आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या आपका कौन सा सदिश हो सकता है, कौन सा अदिश हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो जब डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा चाल। वहीं आपका वेग में चले जाइए तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन है, मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व की ओर जा रहा हूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट जब आएगा तब, मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पूर्व की ओर जा रहा हूं, तो पूर्व की ओर जा रहा हूं तो डायरेक्शन मिल गया, आपका मैग्नीट्यूड भी है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है तो आपका आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें शामिल है, मान लेते हैं यहां पर आपको टर्म कर दे कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं जा रहा हूं, मेरा चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो आपका जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से है, डायरेक्शन तो उसमें नहीं इंक्लूड है, तो जब डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है तो आपका ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। आप यहां से इसका एसआई यूनिट निकालिएगा तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एसआई यूनिट देखिएगा ध्यान से, इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। वहीं आपका वेग का जो एसआई यूनिट निकलेगा तो सेम होगा वही जो आप चाल का निकाल चुके हैं, तो जो आपका वेग का एसआई यूनिट होगा वही आपका चाल का होगा, तो वेग का भी एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि आपको पूछ सकता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चाल का एसआई मात्रक का आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी एसआई मात्रक आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो चाल और वेग का जो एसआई यूनिट होता है दोनों सेम होता है, बस क्वांटिटी दोनों का अलग अलग होता है। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग यहां से आपको याद करवा चुके होंगे क्या कि जिसमें बी लगा रहे, ब लगा रहे वो आपका वेक्टर हो जाएगा, जिसमें ब ना लगा रहे वो आपका स्केलर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको मिल जाएगा जो इसमें ब ना रहे और फिर भी वो सदिश हो, ठीक है। यहां से आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, डिस्टेंस आपका जो है, डिस्टेंस आपका जो स्केलर है, इसलिए पूरा का पूरा स्पीड भी स्केलर हो गया।
डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है तो आपका वेग भी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि ऐसा यूनिट बताइएगा चाल का और ऐसा यूनिट बताइएगा वेग का, तो वेग का और चाल का दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा अब क्या है, थोड़ा सा हम यहां पे ये जान लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन ऐसे कर दे आपको कि 2 घंटे में कोई साइकिल चालक है 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्या है क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि एक साइकिल चालक है, एक साइकिल चालक है, या बोल सकते हैं एक साइकिल चालक है जो 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की, 15 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, 15 किलोमीटर की दूरी। तो उसका चाल याद करें, क्या निकालना है, चाल इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, बताइए ध्यान से, वही फॉर्मूला आपका चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अब अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो आप चाल का फॉर्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका आ जाएगा 15 और अपॉन में टाइम कितने घंटे हैं, तो 2 घंटे हैं। तो आपका जो आएगा आंसर आपका आ जाएगा 7.5, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ध्यान दीजिएगा, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे तो ठीक है, और नहीं तो आपको मीटर पर सेकंड में टर्म करना पड़ेगा। तो अब मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुणे करते हैं। तो 7.5 इंटू 5/18 ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो ठीक है, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ना दे करके मीटर पर सेकंड में दे तो आपको ये वाला टर्म करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ना दे के मीटर पर सेकंड में दे तो आपको चेंज करना पड़ेगा पूरे के पूरे वैल्यू। तो अब हम लोग देख लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, एक समान चाल और असमान चाल के बारे में ध्यान दीजिएगा। एक समान चाल किसे कहते हैं और असमान चाल किसे कहते हैं। तो देखिए, एक समान चाल कहने का मतलब क्या होता है, एक समान चाल कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपका आ जाएगा असमान चाल। चलिए, आपको एक दूरी दे दिया, आपको एक डिस्टेंस दे दिया, मान लेते हैं दूरी ए से कहां तक जाना है, आपको बी तक जाना है। ए से कहां तक जाना है, आपको बी तक। वहीं पे एक अलग आपका और दिया, दो असमान चाल में वही दूरी तय करनी है, ए से कहां तक दूरी तय करनी है, आपको बी तक ही तय करनी है। चलिए, एक हमारा बंदा है जो क्या कर रहा है, उसको तय करना है, उसको जाना है, कहां तक जाना है, तो उसको जाना है ए से बी तक। यानी कहने का मतलब है कि ए से उसे जाना है बी तक, ए हमारा होम हो जाएगा, बस ये हमारा स्कूल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्कूल हो गया। अब ए से इसे बी तक जाना है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस आपका नजर आ रहा है, पूरा का पूरा डिस्टेंस उसको 200 मीटर या 200 किलोमीटर, चलिए 200 किलोमीटर। सपोज दैट उसे क्या करना है, देखिए सपोज दैट हम लोग बोल सकते हैं दिल्ली से जो आपकी मान लेते हैं, कहां तक मान लें, कहां तक की दूरी होगी, 200 के आसपास नहीं होगी। चलिए कोई ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं जिसका डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो गए, ठीक है। दिल्ली से जयपुर ही मान लेते हैं 200 किलोमीटर हो गए। तो जैसे 200 किलोमीटर हो गए तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसे तय करनी है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तय करनी है उसे, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी एक समान चाल के साथ ही तय करनी है। तो एक समान चाल के साथ तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, और टोटल का टोटल उसे जो टाइम दिया गया उसे कितना टाइम दिया गया, 5 किलोमीटर, कितने 5 घंटे का टाइम है। कितने घंटे का टाइम है, 5 आवर्स, 5 घंटे के उसे टाइम है, 5 घंटे की टाइम है। 5 घंटे में उसे टोटल का टोटल डिस्टेंस जो है तय करना है। टोटल का टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब कितना, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर को तय करनी है 5 घंटे में। तो 5 घंटे में तय करनी है तो उसे प्रति घंटे कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलनी होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपका यूनिफॉर्म स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे तो उसकी कितनी हो जाएगी, 40, कितनी 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे,
40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। कहने का मतलब 5 घंटे उसके पास टाइम है, तो ये पहला घंटा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो पहले में भी चलेगा वो 40, दूसरे में भी 40, तीसरे में भी 40 और चौथे में 40 और पांचवे में फिर 40। तो इस प्रकार से जब वो डिस्टेंस को मेंटेन करेगा, ये टाइम लेगा, इसी रफ्तार से चलेगा, तो वो 5 घंटे में चल जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे में चल गया, यानी कि वो अपना जो काम किया वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करते चला गया। तो जब करते चला गया तो उसने 5 घंटे में हर घंटे वो 40 की रफ्तार से चला और 5 घंटे में टोटल का टोटल डिस्टेंस वो मेंटेन कर ली। देखिए, यूनिफॉर्म ही हर चीज नहीं होती है। आपका जितना यूनिफॉर्म स्पीड, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म वर्क भी लगा सकते हैं, कोई भी कुछ भी यूनिफॉर्म के साथ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म आपका जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही नॉन यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जितना आपका एक समान इंपॉर्टेंट है चाल, उतना ही असमान चाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जनरल लाइफ में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पढ़ाई है यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिफॉर्म है तो आपको सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है तो आप सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक दिन पढ़ लिए 5 घंटे, दूसरे दिन पढ़ेंगे आप 2 घंटे, तीसरे दिन फिर करेंगे कि ना हम 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर अगले दिन भी 5 घंटे पढ़ लिए। इस तरह से आपका जो होता है मेंटेन नहीं होगा, यानी कि आपका जो रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन उतना डेली पढ़ना है, तो आपका आदत रहेगा, यानी यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म की तरह से हम लोग एक समान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है, जो आपका गोल है वो जल्दी अचीव कर पाइएगा। तो जितना आपका यूनिफॉर्म जरूरी है उतना ही आपका नॉन यूनिफॉर्म भी जरूरी है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म देखिएगा, एक समान चाल देखिएगा कि एक डिस्टेंस दे दिया था 200 किलोमीटर की और उसे 5 घंटे में उसे तय करने का टाइम दे दिया गया था, तो हर घंटे में उसने कितने की रफ्तार से चला? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो टोटल का टोटल टाइम कितना लगाया? 5 घंटे लगाया हर 40। अब देखिए, अब वहीं पे आ गया आपका असमान के बारे में। असमान चाल के बारे में बोल देगा तो असमान चाल, एक बंदा मान लेते हैं यहां पर, तो हमने देख लिया एक बंदा, देखिए एक लड़का है जिससे स्कूल जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर इसको मान लेते हैं, यहां पर हमने गाड़ी ले लिया ना, तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं स्कूल जाना, उसे स्कूल जाना है और उसके 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल का टोटल उसके पास 5 घंटे का टाइम है, तो वो प्रति घंटे 40 की रफ्तार से चलेगा तो वो पहुंच जाएगा अपने स्कूल। ठीक है, तो अपने स्कूल वो पहुंच जाएगा। उसी तरह एक और बंदा है जो उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे टाइम पर स्कूल पहुंच जाना है, उसे पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे टाइम से स्कूल पहुंच जाना है। लगे वो सोच रहा है कि बस हमें टाइम से स्कूल पहुंच जाना है, क्लास स्टार्ट होने से पहले, स्कूल बंद होने से पहले, हमें गेट जो क्रॉस होती है उससे पहले हमको पहुंच जाना है। तो वो देखो, पहले जो चलेगा वो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, डिस्टेंस सेम है, 200 किलोमीटर है, टाइम उसे भी 5 घंटे की है, 5 घंटे भी टाइम है, 5 घंटे ही उसके पास टाइम है। ठीक है ना, अब देखिए पहला वो चलेगा मान लेते हैं 1 किलोमीटर की रफ्तार से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टाइम देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, नहीं तो मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टार्ट कर दिया वो पहले घंटे। फिर दूसरे घंटे उसने 30 किलोमीटर लगा दिए, 30 किलोमीटर फिर बोला लगा उसको कि नहीं हम ज्यादा तेज चल रहे हैं, थोड़ा सा इसे स्लो करते हैं, तो स्लो किया, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना स्टार्ट कर दिया। कितने से? 30 के स्पीड से। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जैसे ही आगे गया तो उसे लगा कि लगता है हमको स्लो हो गया, तो फिर वो रफ्तार को बढ़ाया और फिर 70 का कर दिया। मान लेते हैं सपोज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। उस तरह देखिएगा उसका हर 1 घंटे में उसका जो ये आपका स्पीड है वो चेंज होते चला जा रहा है। तो जब चेंज होते चला जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो चल रहा है, यानी उसकी चाल जो एक समान नहीं है। कहने का मतलब उसे पढ़ने जाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्या करेगा, पहले 40 का चला, बस 30 का चला, उसके बाद 70 का चला, इस तरह से चलते चलते वो कहां चला गया था? बिंदु बी, यानी स्कूल पहुंच चुका था 5 घंटे में। तो मान लेते हैं पहला 40 चला, 30, दूसरा घंटे में वो 30 की रफ्तार से चला और तीसरे घंटे में 70, तो 40 और 30, 70 70 140, बचा कितना? 60। तो अगला जो चलेगा वो कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। तो इस प्रकार वो टोटल का टोटल डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। पहला घंटा ये हमारा, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा ये, चौथा घंटा ये, सॉरी 4 घंटे ही हो गया ना। अब इस तरह से मान लेते हैं बचा कितना, सॉरी 4 घंटे ही लगे, 5 चौके 20, 5 घंटे का टाइम है ना, हर घंटे वो चलेगा। तो 40 30 70 70 कितना हो गया? 70 70 आपका हो गया कितना? 170 70 आ गया 140। अगला भी 30 चलेगा, अगला मान लेते कि 40 चल ले, कोई दिक्कत नहीं है, 40 चल ले, और उसके बाद जो अगला आ जाएगा वो भी 20 चल लेगा, यानी हर घंटे वो अपना टाइम चेंज करते चला गया।
तो इस प्रकार से वो पहुंच गया, पूरा का पूरा टाइम ले लिया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लिया। पहला वो चला 40 का, दूसरा 30 का, तीसरा 70 का, लगा उसको हम ज्यादा तेज चल रहा है, फिर उसने कुछ घटाया 20 का, फिर लगा कि नहीं अभी और समय है मेरे पास, तो फिर उसने अपना चाल को घटा दिया, फिर 20 का कर दिया। तो इस प्रकार से वो टोटल का टोटल 5 घंटे के टाइम लेकर स्कूल पहुंचा। तो इस प्रकार से वो क्या किया, हर समय उसने अपनी चाल को परिवर्तित किया। तो चाल का परिवर्तित करने से यह क्या हो गया, असमान चाल हो गया। यानी समय के साथ जब चाल में परिवर्तन होगा तो उसे असमान चाल कहेंगे, और जब समय के साथ चाल में परिवर्तन ना होगा तो उसे एक समान चाल कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। असमान चाल कब कहेंगे, जब समय के साथ चाल में परिवर्तन ना हो तो उसे एक समान चाल कहेंगे, और जब समय के साथ चाल में परिवर्तन हो तो उसे असमान चाल कहेंगे। ठीक है, असमान चाल और एक समान चाल में बस इसी एक ही थोड़ी सा ही अंतर है, बस वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा और असमान चाल में अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। आपको स्टडी के लिए यूनिफॉर्म स्पीड रखनी चाहिए, यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए आपकी स्टडी, ना कि नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म में आपको बताएं कि प्रोग्रेस के चांसेस ज्यादा होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म में प्रोग्रेस के चांसेस कम होते हैं। वहीं पे आपको हमने बताया कि जितना आपका यूनिफॉर्म जरूरी है उतना भी नॉन यूनिफॉर्म ही जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म क्यों जरूरी है। तो नॉन यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म जरूरी क्यों। तो नॉन यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी है, मान लेते हैं कि आपको एक यहां से पर्टिकुलर रास्ता, आपका एक रास्ता यहां से तय करना है, ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से इधर मुड़ना है। तो अब जाहिर सी बात, मान लेते हैं यहां से आपका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसी स्पीड से यदि आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा, उसी स्पीड से आप मोड़ नहीं सकते। मोड़ नहीं सकते हैं कहने का मतलब सबसे पहले आपको आपकी गति कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको गति कम करनी पड़ेगी। 3 कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी है, कभी कभी आपको चलते चलते गति कम करनी पड़ेगी, या दिशा बदलना पड़ेगा, या दोनों काम करना पड़ेगा। तो देखिए गति मैंने कम किया तो हमारा जो आया वो हमने एक मोड़ को आसानी पूर्वक तय कर लिया। ठीक है, अब बताइए उसी स्पीड से आया और इस मोड़ को यानी बोल सकते हैं तीखा मोड़ को, और उसी स्पीड से आकर के हमने उस मोड़ को मोड़ा। ठीक है ना, मतलब उस बाइक को उस मोड़ से क्या कहते हैं, मोड़ा। अब बताइए मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो उससे में आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही काम आएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा हमने मुड़ने के साथ साथ डायरेक्शन को भी चेंज किया, मुड़ने के साथ साथ डायरेक्शन को भी चेंज किया, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो कह सकते हैं आपका दिशा भी चेंज हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, डायरेक्शन को भी चेंज करना है, चाहे दोनों भी चेंज हो सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों चेंज हो गया। कभी कभी सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज होगा, दिशा चेंज नहीं होगा। अब गाड़ी चलाना है आपको, कोई जरूरी तो ये बात नहीं कि आप 40 की रफ्तार से स्टार्ट किए और 40 की रफ्तार ही जाइएगा, ऐसा तो नहीं है ना। 40 की रफ्तार से आपने स्टार्ट किया और 40 की रफ्तार से आपको टोटल का टोटल डिस्टेंस तय करना मिल जाए, यानी कुछ ऐसा आपको रास्ता मिले जो आपको मतलब आपका स्लो करने का कुछ ऐसा कंडीशन ना, ऐसा तो नहीं है। आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको स्लो करना ही पड़ेगा। जब स्लो करना है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म का काम आ गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपका अप्लाई कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म भी उतना ही जरूरी है जितना कि यूनिफॉर्म स्पीड जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन देख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, दिशा आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका देख सकते हैं स्पीड चेंज हो जाएगा, या दोनों चेंज होगा, दोनों चेंज हो जाएगा, बोथ दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका शायद डायरेक्शन या आपका हो जाएगा दिशा, स्पीड, उसके बाद आपका दोनों। तो इस तरह से हमने नॉन यूनिफॉर्म के बारे में देख लिया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है, आप देखिए क्या है, यहां से आप उसको जैसे मर्जी जैसे देख लेते हैं। हमने बताया था आपको नॉन यूनिफॉर्म में 40 का गया, 30 का गया, 70 का गया। अब वो देखो, अब यह धीरे चले या डायरेक्ट गाड़ी को उड़ा दे, उससे क्या मतलब, उसे बस उसे स्कूल पहुंचना है। ठीक है ना, जब स्कूल पहुंचना है तो आप धीरे चलाए या गाड़ी को उड़ा दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस उसे स्कूल पहुंचना है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म भी उतना ही जरूरी है जितना यूनिफॉर्म जरूरी है। ठीक है, तो यहां से ध्यान देने हम लोग कि नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ यूनिफॉर्म भी जरूरी है। हमने नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ लिया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या था कि समय के साथ चाल में परिवर्तन होते रहता है, और यूनिफॉर्म में समय के साथ चाल में परिवर्तन नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म 3 पर डिपेंड करता है, चाहे तो वो दिशा को बदल सकता है, चाहे वो अपना स्पीड बदल सकता है, या दोनों भी बदल सकता है। ठीक है ना, दिशा, स्पीड या दोनों। यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है उस पर हम लोग नजर डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए हमने अभी पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
दूरी और विस्थापन क्या पढ़ा मैंने? दूरी और क्या पढ़ा? विस्थापन पढ़ा। क्या पढ़ा? दूरी और विस्थापन। यहां से ध्यान दीजिएगा, दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ी कुछ बातें कर ले रहे हैं फिर से। देखिए दूरी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। दूरी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, चाहे तो आपका शून्य होगा या पॉजिटिव होगा। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दूरी आपका शून्य हो सकता है या आपका पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आपका वहीं पे विस्थापन आ जाए तो विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तीन बात मैंने बताया, तीन बात नहीं, पांच बातें बता दी। देखिए यहां पे दूरी आपका हो जाएगा जीरो या पॉजिटिव, विस्थापन आपका जीरो या नेगेटिव या पॉजिटिव। अब देखिए दूरी पे चर्चा करते हैं। अब घर हम बैठे हुए हैं, स्कूल वो जाना ही नहीं चाहता है, तो क्या बता सकते हैं कि वो दूरी कुछ तय करेगा? नहीं तय करेगा। अब उसको जाना ही नहीं है तो क्या डिस्टेंस तय ही नहीं किया, तो बताइए अपना बिंदु, पहला बिंदु छोड़ा ही नहीं तो कोई डिस्टेंस तय किया? नहीं। तो वहां पर आपका जो दूरी वो जीरो हो सकता है। यदि वो दूरी तय करना स्टार्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो सकता है। वहीं आपका विस्थापन के बारे में बात करते हैं। तो विस्थापन में ध्यान दीजिएगा, विस्थापन में क्या आता है? जैसे मैंने विस्थापन इस तरह से कर लिया, इस तरह से कर लिया, इस तरह से, ठीक है ना। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब ध्यान दीजिए, यहां से वो स्कूल जाना स्टार्ट किया था, इस तरह से तय करते 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 यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो यहां पॉजिटिव है, यहां पर हमारा डिस्टेंस जीरो। अब यह डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, चलते चलते वो बी बिंदु पर आया, तो यहां पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव या जीरो, या जीरो या पॉजिटिव। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपको बोलता है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिएगा विस्थापन, देखिए प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट। देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये कहने का मतलब यहां से यहां पीछे की ओर आ रहा है, तो यहां पर आपका यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, आपका डिस्टेंस पॉजिटिव या जीरो याद रखना है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो यहां से हमने कितने बातें ज्ञात कर ली हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी पॉजिटिव या जीरो, विस्थापन जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, बस इसमें विस्थापन और दूरी में। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देख लेंगे एक समान चाल के बारे में। देखेंगे एक समान चाल हमने देख लिया, सॉरी। अब हम लोग देखेंगे औसत चाल के बारे में, औसत वेग के बारे में देखेंगे, औसत चाल, औसत वेग के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में भी देख लेंगे। तो देखिएगा, हम फिर से देख लेते हैं औसत वेग और औसत चाल। औसत चाल के बारे में हम लोग देखेंगे, औसत वेग के बारे में भी देखेंगे। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, काम करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब होता है औसत चाल। औसत चाल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? औसत चाल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है औसत चाल, औसत चाल इज इक्वल टू टोटल तय की गई दूरी, टोटल तय की गई, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और बटे कुल लगा समय। ठीक है, टोटल तय की गई दूरी और टोटल समय। अब ध्यान देते हैं, बस वही फिर से बात हम लोग देख लेते हैं कि एक डिस्टेंस था, एक कार है, यहां पे एक कार हमने कंसीडर कर लिया, एक कार कंसीडर कर लिया इस तरह से, और इस कार को कहां जाना है? बिंदु ए से बी तक जाना है। बिंदु ए से कहां तक जाना है? बी तक। वही कहानी फिर से हम लोग देख ले रहे हैं, डिस्टेंस वही सेम है, 200 किलोमीटर है, और टाइम वही दे देते हैं, फिर से आपके 5 घंटे टाइम दे देते हैं। तो उसका हमको निकालना क्या है? अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। और देखिएगा कुल तय की गई दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। कुल समय कितने लगे हैं? 5 घंटे लगे हैं। तो यहां से आपका औसत चाल निकल जाएगा 200 और बट्टे में कितने? 5, यानी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो आया है वो औसत चाल ही आया है।
औसत चाल और औसत वेग में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। औसत चाल में आपका कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय, कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय, कुल तय की गई दूरी 200 किलोमीटर, कुल लगा समय कितने किलोमीटर, तो आपका समय 5 घंटे का लगा, तो आपका जो औसत चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। तो इस प्रकार से हमने देख लिया क्या कि चाल और औसत चाल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका कुल दूरी बटा कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। वहीं पे आप वेग कंसीडर करेगा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है औसत वेग, औसत वेग इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन और बटा में कितना, कुल समय। ये तो आपका पर्टिकुलर रास्ता था ना, ये रास्ता आपका इस तरह से भी हो सकता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका रास्ता किस तरह से है, यहां पर देखिए रास्ता बस सेम स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ये आपका डिस्टेंस वाला फॉर्म था ना, आप इसे इस तरह से भी टर्म कर सकते हैं, इस तरह से भी टर्म कर सकते हैं। लेकिन आपका जब डिस्प्लेसमेंट का बात आया तो आप इसी तरह टर्म कीजिएगा। ए से बी बिंदु तक जाना है, डिस्टेंस वही सेम मैंने रखा 200 किलोमीटर, टाइम वही मैंने रखा 5 घंटे, ठीक है ना। 5 घंटे में तय कर रहा है वो 200 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 5 घंटे लिखना है यहाँ पे, 5 घंटे के लिए। चलिए अब क्या है, वो स्टार्ट कर दिया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, स्टार्ट किया था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अंतिम वाला जो चाल था उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार था। अब बोलेगा कि यहां से आप निकालिए क्या, यहां से आप निकालना है, आपको निकालना है क्या, आपका औसत चाल, सॉरी औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग यहां से निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का ऐड करके और अपॉन में कितना रख देंगे, हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और बटे में कितना 2, तो यह आ जाएगा 60 और 40 हो जाएगा 100 और 100 बटे 2 यानी कितना आ गया आपका आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा होगा। जब आपका औसत वेग का फॉर्मूला निकालने के लिए बोले तो, मान निकालने के लिए बोले तो, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल के बीच की जो दूरी है, सॉरी प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल के दोनों को ऐड कर देंगे और बटे में कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, वो आपका आ जाएगा औसत वेग। औसत वेग निकालने के लिए बस यही है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का ऐड कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी 40 था, फाइनल वेलोसिटी 60 और बटे में कितना आ गया 2, यानी 100 बटे 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा था। यहां से आपका गया औसत वेग। अब यही जब बात करेंगे आप लोग को यानी त्वरण के बारे में, तो त्वरण जो होता है वेग के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। त्वरण क्या होता है, वेग के जस्ट अपोजिट, वेग के जस्ट अपोजिट करने का मतलब यहां पर हमने क्या लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वहीं जब त्वरण को हम लोग टर्म करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बटे में कितने 2, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बटे में कितने 2, बस यह क्या हो जाएगा औसत वेग यानी वेग के जस्ट उल्टा, ठीक है। औसत वेग हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए औसत चाल का डेफिनेशन पूछेगा आपका तो कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। वेग और चाल का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसका ऐसा यूनिट सेम होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड जो होता है सबसे छोटा ऐसा यूनिट होता है किसका, चाल और वेग। आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। आपको क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटे में दे, आंसर मीटर पर सेकंड में पूछे तो आपको चेंज करना पड़ेगा हर एक वैल्यू को। आपको पहले भी बता चुके हैं कि वैल्यू पे ही आधा से ज्यादा फिजिक्स डिपेंड करता है। वैल्यू आपको समझ में आ गया तो फिजिक्स आपको आधा से ज्यादा समझ में आ जाएगा, यानी क्वेश्चन को पकड़ना ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक है ना। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लोग इसे सुन सुन कर हार्ड बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम लोग त्वरण के बारे में कुछ। त्वरण कहता क्या है, त्वरण के बारे में जानेंगे। त्वरण बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स है, यानी त्वरण देखिए बहुत मुख्य भूमिका निभाती है आपके मोशन में, ठीक है ना। त्वरण मुख्य भूमिका निभाती है। त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बाइक चलाते होंगे, आपको स्पीड बढ़ानी होती है, भैया
इसका एक्सेलरेशन बढ़ाओ, एक्सेलरेट दो, है ना। बाइक में एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड में। एक्सेलरेशन कहते हैं तेज चलाओ भैया, तो एक्सेलरेट यानी एक्सेलरेशन बढ़ाओ, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट को थोड़ा सा और ऐसे घुमाओ, बस वही हमारा त्वरण। ध्यान दीजिएगा, त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण को हम लोग ए से टर्म करते हैं, स्मॉल ए से त्वरण को टर्म करते हैं। त्वरण क्या बोले, वेग का जस्ट अपोजिट हो गया, औसत वेग का। औसत वेग इज इक्वल टू, फॉर्मूला था आपका औसत वेग इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला था आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बटे में 2, ठीक है ना। वही आपका ए इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बटे में कितना, 2। यह बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का योग बटा 2, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल का योग बटा 2, या बोल सकते हैं यहां पर से इस तरह भी टर्म कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटे में कितने, 2। वहीं पे आप टर्म कर सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में कितना, 2, ठीक है ना। तो v माइनस यू अपॉन में टी आपका क्या करेगा, त्वरण कहलाएगा। त्वरण कहने का मतलब क्या होता है, त्वरण देखिएगा जब हम बाइक वाइक चलाते हैं तो भैया एक्सेलरेटर बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाना है ना, स्पीड बढ़ाना है तो एक्सेलरेटर बढ़ाओ, एक्सेलरेशन बढ़ाओ। जब एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं यानी कि एक्सेलरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड उसकी बढ़ जाती है। यहीं पर जब आपका एक्सेलरेट या एक्सेलरेशन प्लस में आए तो ठीक है, ये एक्सेलरेशन इन त्वरण कहलाएगा, ठीक है। अब भी देखिएगा जब यह माइनस में आ जाए तो इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जब इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो मंदन कहलाएगा, और जब वैल्यू प्लस में आ जाएगा तो त्वरण कहलाएगा। जब माइनस में रहेगा तो मंदन कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा, और जब प्लस में रहेगा तो हम लोग त्वरण को त्वरण की तरह टर्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले त्वरण क्या हो जाएगा, या स्पीड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी बोलता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, या बोल सकते हैं प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल की योग और बटा 2। यही आपका आ गया एक्सेलरेशन, आ गया आपका अंतिम चाल या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में कितने, 2। इस तरह से हम लोग त्वरण निकालेंगे। त्वरण का जो एसआई यूनिट टर्म करना है आपको, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट देखिए ध्यान से, एसआई यूनिट ऑफ किसका, ऑफ ए का जब एसआई यूनिट टर्म करना है तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहीं से आपका ये त्वरण से आपका एक और त्वरण आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो g इज इक्वल टू, इसका भी आपका एसआई यूनिट फॉर्मूला, एसआई यूनिट आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तरह हम लोग टर्म करते हैं, ठीक है ना। जब आपका ग्रेविटेशनल से रिलेटेड आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड से रिलेटेड एक्सेलरेशन आया था तो इसे रिप्रेजेंट किए थे, और इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग एसआई यूनिट लिखे थे। वहीं आपका त्वरण, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका भी त्वरण होगा, एसआई यूनिट होगा, ठीक है ना। अब एक बात और आपको बताए थे, जब त्वरण प्लस में हो तो त्वरण कहलाएगा, और जब इसकी वैल्यू, जब त्वरण की वैल्यू प्लस में आए तो त्वरण कहलाएगा, और जब इसकी वैल्यू माइनस में आए तो रिटार्डेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। जब प्लस में हो तो त्वरण कहलाएगा, जब इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो रिटार्डेशन कहलाएगा। कहने का मतलब है जैसे क्वेश्चन दे दे कि कोई व्यक्ति या कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, यानी फर्स्ट पॉइंट है इसका, यू की वैल्यू दे दी 60 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने अंतिम वेग था जो लास्ट तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको खत्म कर दी थी। तो देखिए यहां से जब हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं v माइनस यू अपॉन टी, तो देखिएगा 40 माइनस, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन याद कर रहे हैं, और बटे में 2, तो 40 माइनस 60 कहने का मतलब 20 और बटे में 2 कहने का मतलब माइनस आपका आ गया 10। तो ये आपका मंदन कहलाएगा, मंदन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा।
और ए आपका हो जाएगा रिटार्डेशन कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू प्लस में आए, कहने का मतलब ये v हो जाए और ये u हो जाए, यदि इसकी वैल्यू प्लस में आए 60 v माइनस यू अपॉन टी, तो v का वैल्यू 60 माइनस 40 अपॉन 2। अब बताइएगा तो v माइनस यू अपॉन टी 2, तो इसको हम लोग जैसे ही टर्म करेंगे तो 60 और 40 20 और बटे में 2, कहने का मतलब 10, और 10 आया तो प्लस, और प्लस कहने का मतलब कौची त्वरण। तो ये त्वरण हम लोग कैसे कंसीडर कर लिए, जब प्लस में आएगा तो त्वरण और माइनस में आएगा तो मंदन। प्लस में आएगा तो एक्सेलरेशन, माइनस में आएगा तो रिटार्डेशन हम लोग टर्म करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा मोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। और दोस्तों के भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उन्हें भी मौका मिल सके हमारी कुछ क्लासेस देखने की। प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ